हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफर्ट्स। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर कोड एडू बीएड 104 कंटेम्प्रेरी एजुकेशन इन इंडिया, समकालीन शिक्षा और भारत। हमने इस पेपर की यूनिट 1 और यूनिट 2 के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। इन वीडियोस के प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इसका यूनिट 3, एजुकेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत में शिक्षा। यूनिट 3 में हमें पढ़ना है रिकमेंडेशंस ऑन टीचर एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1886 और नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020। इन सब के द्वारा दी गई शिक्षक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा पर क्या सिफारिशें थीं। ये सारे टॉपिक्स काफ़ी लंबे हैं, तो इसीलिए हम इसे 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन और एजुकेशन कमीशन के बारे में। और इसके बाद जो मैं वीडियो लाऊंगी उसमें हम पढ़ेंगे एनपीई 1986 और एनपीई 2020। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे पुराने हैं तो फिर चैनल को शेयर करते रहिए। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 और 49। यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन recommended to Government of India that an all India commission on education should be appointed. University Education Commission was appointed in 1948. भारत की जो विश्वविद्यालय परीक्षा बोर्ड और केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की समिति थी, उसने भारत सरकार से सिफारिश की या कह लीजिए रिक्वेस्ट की कि शिक्षा पर एक अखिल भारतीय आयोग नियुक्त किया जाना चाहिए। और इसी के बाद 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई। मतलब कि जो यूनिवर्सिटी बोर्ड एग्जामिनेशन और सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड था, उनको लगा कि अब इंडिपेंडेंस के बाद एजुकेशन पे विचार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जाने चाहिए जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन को सुधार सकें। तो आज़ादी के ठीक साल भर बाद ही यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का गठन हुआ। द चेयरमैन ऑफ द कमीशन वॉज डॉक्टर राधाकृष्णन, एंड दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड राधाकृष्णन कमीशन। Dr. S. Radhakrishnan was Vice Chancellor of Banaras Hindu University and the second President of India. इस आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर राधाकृष्णन, और इसी वजह से इस आयोग को राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति थे, और साथ में ही वो भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी थे। द कमीशन हैड 10 members and the commission was inaugurated by Abdul Kalam Azad, the then Minister of Education. This was the first commission after independence of India. अच्छा, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को हम शॉर्ट में यूईसी कहेंगे, ठीक है? बहुत लंबा हो जा रहा है बार बार बोलना। तो यूईसी में 10 सदस्य थे, और आयोग का उद्घाटन तत्कालीन शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद ने किया था। भारत की आज़ादी के बाद ये पहला आयोग था, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, और उसके जस्ट 1 साल बाद 1948 में ये सबसे पहला कमीशन बन गया था यूईसी। तो हमें 3 और बातें पता चली इसके बारे में। पहली कि इसके चेयरमैन थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। दूसरी बात ये कि इसके अंदर 10 मेंबर्स थे। और तीसरी बात ये कि इसका उद्घाटन उस वक्त के जो शिक्षा मंत्री थे अब्दुल कलाम आजाद, उन्होंने किया था। The aim of the commission was study and identify the problems in higher education all over the India and suggesting solutions for the problems. The members of the commission were appointed by the government of India to report on Indian university education and suggest improvements and extensions that may be desirable to suit the present and future requirements of the country. The committee submitted its report in August 1949. तो इस आयोग का उद्देश्य था पूरे भारत में उच्च शिक्षा के समस्याओं का अध्ययन करना और उनकी पहचान करना, तथा जो समस्याएं हैं उनका समाधान सुझाना। आयोग के सदस्यों को भारत सरकार द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा पर रिपोर्ट पेश करने को और देश में जो वर्तमान या भविष्य की आवश्यकताएं हैं शिक्षा को लेकर, उनके अनुरूप वांछनीय सुधार और विस्तार का सुझाव देने के लिए नियुक्त किया गया था।
मतलब इनका मेन टास्क था ये पता लगाना कि यूनिवर्सिटी लेवल पे या फिर हायर लेवल पे एजुकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं लोग और उनका क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है। तो साल भर यूईसी ने पूरा सर्वे किया, सारी प्रॉब्लम्स पता लगाई, उनका सॉल्यूशन ढूंढा और एक रिपोर्ट तैयार करके ठीक 1 साल बाद 1949 में जमा कर दी सरकार को। अब जानते हैं मेथड ऑफ स्टडी यानी अध्ययन की विधि। किस तरह से इन सब ने अध्ययन किया, मतलब पता लगाया यूनिवर्सिटी के लेवल पे जो प्रॉब्लम्स है उनके बारे में। द कमीशन प्रिपेयर्ड द क्वेश्चनआयर एंड सेंट टू द वेरियस पीपल, विजिटेड वेरियस यूनिवर्सिटीज, इंटरव्यूड अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड स्टाफ्स एंड स्टडीड देयर प्रॉब्लम्स, सबमिटेड रिपोर्ट इन 1949। 49 करिएगा इसको, ठीक है, 48 हो गया है गलती से। तो यूईसी ने क्या किया, एक प्रश्नावली तैयार की, मतलब एक लिस्ट तैयार की कई सारे क्वेश्चंस की, और उस प्रश्नावली को विभिन्न लोगों को भेजा। फिर वो विभिन्न विश्वविद्यालयों का दौरा करने गए, जहां पे उन्होंने कई शिक्षकों से, छात्रों से, कर्मचारियों से सबसे साक्षात्कार लिया, मतलब सबका इंटरव्यू लिया और उनकी समस्या का अध्ययन किया। जो जो प्रॉब्लम वो सब बता रहे थे ये लोग इसे नोट डाउन करते जा रहे थे और फिर फाइनली 1949 में इन्होंने अपना रिपोर्ट पेश किया। आइए जानते हैं कि उनकी रिपोर्ट में ऐसा क्या लिखा था। द रिकमेंडेशंस ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन इन इंडिया। भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की क्या सिफारिशें थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कुछ रिकमेंडेशंस दिए, मतलब सॉल्यूशंस दिए। जितनी भी प्रॉब्लम्स उन्होंने सर्वे किए थे तो उसके सॉल्यूशंस इस तरह से हैं। According to the Commission, the university should take into account the changes in socio-political scenario of India and formulate the aims of education. आयोग के अनुसार जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनको भारत के सामाजिक और राजनीतिक परिषद में बदलाव को ध्यान में रखना चाहिए और शिक्षा के उद्देश्यों को तब तैयार करना चाहिए। भारत को अभी अभी आज़ादी मिली थी तो इसीलिए बच्चों के लिए भी एक बड़ा दौर था बदलाव का। तो यूनिवर्सिटी को पूरे करिकुलम या अपने एजुकेशन सिस्टम ये बातें दिमाग में रखते हुए बनानी चाहिए कि हमारे इंडिया का इस वक्त जो सोशियो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है या सिनेरियो है वो कैसा है। यूनिवर्सिटी हैज टू प्रोवाइड लीडरशिप इन पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप, सोशल एफिशिएंसी, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज एंड विजडम, लव फॉर हायर वैल्यूज ऑफ लाइफ, कल्चरल प्रोग्रेस एक्सेट्रा शुड बी गिवन एज वेल। भारत में जो विश्वविद्यालय हैं उनको राजनीति, प्रशासन, उद्योग और वाणिज्य में नेतृत्व प्रदान करना चाहिए। नेतृत्व, सामाजिक दक्षता, ज्ञान और बुद्धिमत्ता का विकास, जीवन के उच्च मूल्यों के प्रति प्रेम, सांस्कृतिक प्रगति आदि के लिए प्रशिक्षण देना चाहिए। मतलब बच्चों के अंदर ये सारी क्वालिटीज डेवलप करना ये यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यूनिवर्सिटीज शुड बी द ऑर्गेनाइज्ड सेंटर्स ऑफ सिविलाइजेशन टू ट्रेन पीपल, should produce wise persons who make democracy successful. लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए जो विश्वविद्यालय हैं उनको सभ्यता का संगठित केंद्र होना चाहिए। लोकतंत्र को सफल बनाने वाले बुद्धिमान व्यक्तियों का निर्माण करना चाहिए। should improve the quality and status of teachers. Their pay scale and service condition of teachers should be decent and dignified. Teachers must be given leaves for higher studies both in India and abroad. शिक्षकों की गुणवत्ता और स्थिति में सुधार करना चाहिए। मतलब ये भी यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि शिक्षकों का जो वेतनमान है और उनकी जो सेवा शर्त है वो सम्मानजनक होनी चाहिए। मतलब जो सैलरी है वो भी अच्छी खासी होनी चाहिए टीचर्स की। शिक्षकों को भारत और या फिर चाहे विदेश में जहां भी उन्हें उच्च अध्ययन करना है उसके लिए उन्हें प्रॉपर मतलब छुट्टी भी देनी चाहिए। तो ये तो कुछ बेसिक रिकमेंडेशंस थी। अब देखते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ कोर्स या वर्किंग डेज के बारे में क्या कहा इस कमीशन ने। पाठ्यक्रम की अवधि और कार्य दिवस। एडमिशन टू द यूनिवर्सिटीज शुड बी आफ्टर 12 years ऑफ स्कूल कोर्स। द फर्स्ट डिग्री शुड बी आफ्टर 3 years ऑफ कॉलेज एजुकेशन। द वर्किंग डेज इन कॉलेज शुड बी 180 days एक्सक्लूडिंग एग्जामिनेशन। यानी कि विश्वविद्यालयों में किसी बच्चे को प्रवेश तभी मिलना चाहिए जब वो 12 वर्ष स्कूली पाठ्यक्रम मतलब अपना कंप्लीट कर चुका हो। 12 years स्कूल पढ़ने के बाद ही किसी को कॉलेज में एडमिशन मिलना चाहिए। पहली डिग्री 3 साल के कॉलेज शिक्षा के बाद मिलेगी। मतलब जब कॉलेज में एडमिशन हो गया तो 3 साल वो कॉलेज पढ़ेगा तभी उसको डिग्री मिल सकती है। और परीक्षा दिवसों को छोड़कर यानी जब एग्जाम हो रहा है उस ड्यूरेशन को छोड़कर महाविद्यालयों में जो कार्य दिवस है यानी वर्किंग डेज वो टोटल 180 days का होना चाहिए। द डिवीजन ऑफ सेशन इनटू 3 terms ईच ऑफ 11 weeks ड्यूरेशन।
मतलब ये जो 180 दिन है तो सत्र को 3 सत्रों में विभाजित किया जाना चाहिए। प्रत्येक सत्र की अवधि 11 सप्ताह हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी एंड एफिलेटेड कॉलेजेस should be fixed at 3,000 and 500 respectively. Lecturers should be carefully planned and supplemented by tutorial, library works and written exercises. मतलब विश्वविद्यालय और जो उससे संबंधित महाविद्यालय हैं उनके लिए विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या मतलब फिक्स होनी चाहिए, निर्धारित होनी चाहिए, जो कि है विश्वविद्यालय के लिए 3,000 और महाविद्यालयों के लिए 500। बच्चों को जो लेक्चर्स दिए जा रहे हैं यानी जो व्याख्यान है उनकी सावधानी पूर्वक योजना बनाई जानी चाहिए और उन्हें ट्यूटोरियल, पुस्तकालय कार्यों या लिखित अभ्यासों द्वारा पूरक किया जाना चाहिए। अब जानते हैं कि यूईसी का रिसर्च फैसिलिटीज के बारे में क्या कहना है, यानी अनुसंधान सुविधा। द कमीशन स्ट्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च ऑन द हायर लेवल ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा के उच्च स्तर पर अनुसंधान के महत्व पर जोर देता है, यानी यूनिवर्सिटीज में बच्चों को पूरी तरह से फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी चाहिए जिससे वो रिसर्चेस कर सकें। कमीशन सेट एवरी यूनिवर्सिटी शुड हैव सर्टेन नंबर ऑफ रिसर्च फेलोशिप्स टू एनकरेज रिसर्च। आयोग ने निर्धारित किया है कि अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय को निश्चित संख्या में अनुसंधान फेलोशिप मिलनी चाहिए। रिसर्च फेलोज के लिए ये कहा गया है कि सम मीन्स शुड बी फाउंड for retaining such scholars engaged in their researches without their being encumbered with teaching or other kinds of routine duties. They may be designated as research fellows. शोध अध्येता मतलब रिसर्च फेलोज। आयोग का ये कहना था कि विद्वानों को उनके शोध में लगाए रखने के लिए कुछ ऐसे साधन ढूंढे जाने चाहिए जो उन्हें शिक्षण या अन्य प्रकार के नियमित कर्तव्यों से प्रभावित ना करें, और ऐसे विद्वानों को रिसर्च फेलो के रूप में नामित किया जा सकता है। रिफॉर्म ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम यानी परीक्षा प्रणाली में सुधार के बारे में क्या कहना था इस आयोग का। रिफॉर्म्स इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड ऑफ एग्जामिनेशन वर इंट्रोड्यूस्ड। एसे टाइप शुड बी सप्लीमेंटेड बाय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड ओरल टेस्ट। संगठन और परीक्षा पद्धति में सुधार किए जाने चाहिए। निबंध प्रकार को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों और मौखिक परीक्षा द्वारा पूरक किया जाना चाहिए। मतलब जो कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें एसेज रहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं या ओरल टेस्ट, इस तरह के एग्जामिनेशंस को इन्होंने बढ़ावा दिया। प्रोफेशनल एजुकेशन या व्यावसायिक शिक्षा के बारे में क्या कहना था इनका। प्रोफेशनल एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, कॉमर्स, एजुकेशन, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लॉ, मेडिसिन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस टू बी स्टार्टेड एंड डेवलप्ड। कृषि, वाणिज्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, कानून, चिकित्सक, व्यवसाय प्रशासन, सार्वजनिक प्रशासन और औद्योगिक संबंध के क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा शुरू और विकसित की जानी चाहिए। टीचिंग फैकल्टी, शिक्षण संकाय। क्वालिटी ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ टीचर्स, यानी विश्वविद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता शिक्षकों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। तो इनके रिकमेंडेशंस थे to enhance the standard of university level, reforms in secondary education and intermediate college, cooperation between schools and universities, overcrowding should be minimized, experimental work should be enhanced, occupational institutes should be open and technicians to be recruited 180 days of instruction excluding examination days, proper libraries and laboratories। यानी कि विश्वविद्यालय स्तर के मानक को बढ़ाना, माध्यमिक शिक्षा और इंटरमीडिएट कॉलेज में सुधार, स्कूलों और विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग, भीड़भाड़ को कम करना, प्रायोगिक कार्य को बढ़ाया जाना चाहिए, कई सारे व्यावसायिक संस्थान भी खोलने चाहिए और जो तकनीशी हैं उनको परीक्षा के दिनों को छोड़कर 180 दिनों की शिक्षा के लिए भर्ती भी किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उचित पुस्तकालय और प्रयोगशालाएं भी खुलनी चाहिए। रिलीजियस एजुकेशन या धार्मिक शिक्षा के बारे में कहना था यूईसी का कि रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन यानी धर्म का सम्मान करना होगा, फॉर्मेशन ऑफ सेक्युलर स्टेट यानी धर्म निष्पेक्ष राज्य का गठन, फ्रीडम ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस, सामाजिक प्रथा की स्वतंत्रता, ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस स्टार्ट वर्क विद अ फ्यू मिनट्स ऑफ साइलेंट मेडिटेशन। सभी शैक्षणिक संस्थान मौन धारण करने के कुछ मिनट बाद ही अपना कार्य शुरू करेंगे। ग्रेट रिलीजियस लीडर्स लाइक गौतम बुद्धा, कन्फ्यूशियस, ज़ोरोएस्टर, सोक्रेट्स, जीसस, सोमकारा, रामानुजा, माधवा, मोहम्मद, कबीर,
नानक, गांधी जी शुड बी टॉट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द डिग्री कोर्स। यानी कि गौतम बुद्ध, कन्फ्यूशियस, जोरोस्टर, सुकरात, जीसस, सोमकारा, रामानुजा, माधव, मोहम्मद, कबीर, नानक, गांधी जैसे महान धार्मिक नेताओं को डिग्री पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में पढ़ाया जाना चाहिए। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी अनुदेश का माध्यम क्या होना चाहिए। इंटरनेशनल टेक्निकल एंड साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी बी अडॉप्टेड एंड एसिमिलेटेड एंड स्पेलिंग्स शुड बी फिक्स्ड एज पर आर इंडियन लैंग्वेज एंड इंडियन स्क्रिप्ट्स। अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी एवं वैज्ञानिक शब्दावली को अपनाया जाना चाहिए एवं आत्मसात किया जाना चाहिए तथा वर्तनी हमारी भारतीय भाषा एवं भारतीय लिपियों के अनुसार ही निश्चित की जानी चाहिए। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय इंडियन लैंग्वेज बट कैनॉट बी संस्कृत ड्यू टू सम वाइटल डिफिकल्टीज। उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण कठिनाइयों के कारण शिक्षा का माध्यम संस्कृत नहीं हो सकता। Pupils at the higher secondary and university stages be made conversant with 3 languages: the regional language, the federal language and English. उच्चतर माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को 3 भाषाओं से परिचित कराया जाना चाहिए: क्षेत्रीय भाषा, संघीय भाषा और अंग्रेजी। Higher education should be imparted through regional language with the option to use of national language for some subjects or all subjects. उच्च शिक्षा कुछ विषयों या सभी विषयों के लिए राष्ट्रभाषा के उपयोग के विकल्प के साथ क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से प्रदान की जानी चाहिए। इंग्लिश शुड बी स्टडीड इन स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज टू एनहेंस नॉलेज। ज्ञान बढ़ाने के लिए स्कूलों और विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी भी पढ़ाई जानी चाहिए। एग्जामिनेशंस देखते हैं। दे रिकमेंडेड साइकोलॉजिकल एंड अचीवमेंट टेस्ट टू बी यूज्ड आफ्टर हायर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स फॉर द फाइनल टेस्ट एट द एंड ऑफ 12 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। आयोग ने मनोवैज्ञानिक और उपलब्धि परीक्षणों का उपयोग उच्च माध्यमिक विद्यालयों के छात्र के लिए स्कूली शिक्षा के 12 वर्ष समाप्त होने के बाद अंतिम परीक्षा के लिए करने की सिफारिश की। दिस एंड अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन सर्व एज बेसिस ऑफ एन एडमिशन एग्जामिनेशन टू द फर्स्ट डिग्री कोर्स एट द यूनिवर्सिटी। और ये जो परीक्षा ली जाएगी स्कूल कंप्लीट होने के बाद, वो या फिर अन्य जितनी भी प्रासंगिक जानकारी हैं, वो विश्वविद्यालय में प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा के आधार के रूप में काम आ सकती है। मतलब उनके स्कूल में जो फाइनल एग्जाम्स लिए गए हैं उसकी मार्कशीट बच्चों को यूनिवर्सिटीज में एडमिशन दिलाने के लिए काम आएंगी। द अमेरिकन काउंसिल ऑन एजुकेशन कोऑपरेटिव साइकोलॉजिकल एंड जनरल अचीवमेंट टेस्ट वुड सर्व एज मॉडल। अमेरिकन काउंसिल ऑन एजुकेशन कोऑपरेटिव साइकोलॉजिकल एंड जनरल अचीवमेंट टेस्ट जो है ये एक मॉडल के रूप में काम करेगा। मतलब इसी के बेसिस पे जो हमारे एग्जाम्स हैं उनको डिजाइन करना चाहिए। एग्जामिनर शुड बी सिलेक्टेड विथ ग्रेट केयर। नो वन शुड सर्व एज एन एग्जामिनर इन अ सब्जेक्ट विच ही हैज नॉट टॉट फॉर एटलीस्ट 5 years। परीक्षकों का चयन भी बहुत ज्यादा सावधानी से करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को उस विषय का परीक्षक नहीं बनाना चाहिए जिस विषय को उसने कम से कम 5 साल तक नहीं पढ़ाया हो। अब देखते हैं वुमेन्स एजुकेशन। वुमेन एजुकेशन के बारे में आयोग का कहना था, वुमेन आर बीइंग एडमिटेड इन इंक्रीजिंग नंबर्स, इंटेलिजेंट एजुकेशनल गाइडेंस, को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, सेम सैलरी फॉर वुमेन टीचर्स। तो मैंने ये आपको पॉइंट वाइज लिख के बता दिए, आप इसको इलाबोरेट कर लीजिएगा अपनी लैंग्वेज में। टाइम बहुत कम है और एक्चुअली मैं भी आज बहुत ज़्यादा बिजी हो गई, तो मैं ये वीडियो बहुत ज़्यादा जल्दी में बना रही हूँ, बट स्टिल आई होप कि इट विल हेल्प यू। आयोग का भी कहना था कि महिलाओं को भी अब बढ़ती संख्या में एडमिशन मिलना चाहिए स्कूल्स में या यूनिवर्सिटीज़ में। उनके अगेंस्ट कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। बुद्धिमान शैक्षिक मार्गदर्शन मिलना चाहिए उन्हें। सहशिक्षा संस्थान, साथ ही जो महिला टीचर हैं उनको भी उतनी ही सैलरी मिलनी चाहिए जितनी कि एक मेल टीचर को मिलती है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के बाद आता है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, यानी माध्यमिक शिक्षा आयोग, जो कि था 1952 से 53। आप लोग ईयर याद रखिएगा, ठीक है। जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है वो 1948-49 और सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन वॉज अपॉइंटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर ए लक्ष्मणा स्वामी मुदलायर. It was to study the existing position of secondary education and to suggest measures for its reorganization and improvement. It was also known as Mudliar Commission. डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलायर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई।
इसका उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा की मौजूदा स्थिति का अध्ययन करना और इसके पुनर्गठन और सुधार के लिए उपाय सुझाना था। इसे मुदलायर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसे यूईसी को बनाया गया था यूनिवर्सिटी लेवल की प्रॉब्लम्स को जानने के लिए, उसी तरह से एसईसी को बनाया गया है सेकेंडरी लेवल की प्रॉब्लम्स को जानने के लिए। यूईसी के चेयरमैन थे डॉक्टर राधाकृष्णन और इसके चेयरमैन है ए लक्ष्मण स्वामी मुदलयर। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द रिकमेंडेशंस ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशें। पहले तो इसका एम जानते हैं। डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप यानी लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना। इम्प्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी व्यावसायिक दक्षता में सुधार करना। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी व्यक्तित्व का विकास करना। डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज नेतृत्व वाले गुणों का विकास करना। प्रेजेंटेशन एंड एनरिचमेंट ऑफ अ कल्चरल हेरिटेज यानी सांस्कृतिक विरासत की प्रस्तुति और उसका संवर्धन। पैटर्न ऑफ एजुकेशन शिक्षा का क्या पैटर्न होना चाहिए एसईसी के अकॉर्डिंग। पहले तो इन्होंने बताया कि प्राइमरी एजुकेशन ऑफ 4 इयर्स यानी 4 वर्षों की प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए। फिर मिडिल स्कूल स्टेट या सीनियर बेसिक एजुकेशन ऑफ 3 इयर्स, वरिष्ठ बुनियादी शिक्षा 3 वर्षों की, और हायर सेकेंडरी स्टेज ऑफ 4 इयर्स यानी 4 वर्षों का उच्चतर माध्यमिक चरण। तो इनके अकॉर्डिंग क्या पैटर्न था एजुकेशन का? 4 + 3 + 4। 4 इयर्स प्राइमरी, 3 इयर्स मिडिल स्कूल और 4 इयर्स हायर सेकेंडरी। तो टोटल 11 इयर्स ऑफ स्कूलिंग यानी 11 वर्ष की स्कूली शिक्षा एक बच्चे को मिलनी चाहिए। साथ ही इन्होंने प्रपोज किया 3 लैंग्वेज फॉर्मूला यानी त्रिभाषा सूत्र, जिसमें था मदर टंग हिंदी और इंग्लिश। मातृभाषा हिंदी और अंग्रेजी को मिलाकर ये त्रिभाषा बनी थी। द मदर टंग शुड बी द मीडियम ऑफ इंट्रोडक्शन थ्रू आउट द सेकेंडरी स्टेज। पूरे माध्यमिक चरण में परिचय का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। मतलब कोई भी बच्चा जब न्यू एडमिशन ले रहा है सेकेंडरी एजुकेशन में, तो उसका इंट्रोडक्शन आपको उसकी मातृभाषा से ही करना है। धीरे धीरे करके उसको आपको बाकी लैंग्वेजेस की तरफ ले जाना है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश और हिंदी शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ प्राइमरी स्टेज, बट नो 2 लैंग्वेजेस शुड बी इंट्रोड्यूस्ड साइमल्टेनियसली। प्राथमिक चरण के अंत में अंग्रेजी या हिंदी को शुरू किया जा सकता है, लेकिन कोई भी 2 भाषाएं एक साथ शुरू नहीं की जानी चाहिए। मतलब जब बच्चा प्राइमरी एजुकेशन फिनिश करके मिडिल एजुकेशन में एंटर कर रहा है, उस वक्त इंग्लिश और हिंदी को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। इंग्लिश एंड हिंदी रिकमेंडेड एज कंपल्सरी सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी एट सेकेंडरी स्टेज। माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी और हिंदी को अध्ययन के अनिवार्य विषय के रूप में अनुशंसित किया जाना चाहिए। ये था लैंग्वेज। अब जानते हैं करिकुलम क्या है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के अकॉर्डिंग। द करिकुलम मस्ट बी फ्लेक्सिबल, इलास्टिक, रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द कम्युनिटी. It should include 3 languages, that is mother tongue, Hindi and English. Social studies and general science, including mathematics. 1 craft from a group of presented crafts. तो पाठ्यक्रम लचीला और समुदाय की आवश्यकताओं से संबंधित होना चाहिए। शामिल इसमें कौन कौन से विषय होने चाहिए? पहले तो बेसिक 3 भाषाएं जो हैं, मातृभाषा, हिंदी और अंग्रेजी। उसके साथ साथ इसमें सामाजिक अध्ययन और सामान्य विज्ञान और गणित भी होना चाहिए। और साथ ही प्रस्तुत शिल्पों के समूह में से कोई एक शिल्प, मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट भी बच्चों को चूज करना है, उनमें से अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग वो चूज कर सकते हैं। 3 एडिशनल सब्जेक्ट्स सिलेक्टेड फ्रॉम अमंग ह्यूमैनिटीज, साइंस, टेक्निकल, कमर्शियल, एग्रीकल्चर, फाइन आर्ट्स एंड होम साइंस। मानविकी, विज्ञान, तकनीकी, वाणिज्यिक, कृषि, ललित कला और गृह विज्ञान में से 3 अतिरिक्त विषय चुने जाने चाहिए। Diversification of courses at the high school for higher secondary stage. What's one of the recommendations? To eliminate the defects of single track system, multi-purpose school were recommended. उच्च माध्यमिक स्तर के लिए हाई स्कूल में पाठ्यक्रमों का विविधीकरण मुख्य सिफारिश थी। सिंगल ट्रैक प्रणाली के दोषों को दूर करने के लिए बहुउद्देशीय विद्यालय की अनुशंसा की गई। They should provide terminal courses in technology, commerce, agriculture, fine arts and home science. The aim was to divert students to different vocations at the end of the secondary course. उन्हें प्रौद्योगिकी, वाणिज्य, कृषि, ललित कला और गृह विज्ञान में टर्मिनल पाठ्यक्रम प्रदान करना चाहिए। इसका उद्देश्य माध्यमिक पाठ्यक्रम के अंत में छात्रों को विभिन्न व्यवसायों की ओर मोड़ना था। The children belonging to backward classes should be provided better facilities for education. Adequate facilities should be given for the promotion of adult education. It is essential to liquidate illiteracy. Education should be according to the needs of manpower.
पिछड़े वर्ग के बच्चों को शिक्षा की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त सुविधाएं दी जानी चाहिए, क्योंकि अशिक्षा को दूर करना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा जनशक्ति की आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। गाइडेंस एंड काउंसलिंग शुड बी एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन। सर्विस विथ अ ट्रेन्ड काउंसलर शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एट द सेकेंडरी स्कूल लेवल। मार्गदर्शन एवं परामर्श शिक्षा का अभिन्न अंग होना चाहिए। माध्यमिक विद्यालय स्तर पर प्रशिक्षित मार्गदर्शिता की सेवा शुरू की जानी चाहिए। मतलब बच्चों को आगे लाइफ में क्या करना है, इसके लिए उन्हें काउंसलिंग और गाइडेंस सेकेंडरी एजुकेशन के लेवल से ही मिलनी चाहिए। इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचर्स कंडीशन इज नीडेड। क्वालिटी, क्वालिफिकेशन एंड कैरेक्टर ऑफ टीचर शुड बी अप टू द मार्क। इकोनॉमिक, सोशल एंड प्रोफेशनल स्टेटस ऑफ अ टीचर शुड बी इम्प्रूव्ड। शिक्षकों की स्थिति में सुधार की जरूरत है। शिक्षक की गुणवत्ता, योग्यता और चरित्र उत्तम होना चाहिए। शिक्षक की आर्थिक, सामाजिक एवं व्यावसायिक स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए। स्पेशल एम्फेसिस शुड बी लेड ऑन द ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। टीचिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन शुड बी इम्प्रूव्ड। इवैल्यूएशन शुड बी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। शिक्षण विधियों और मूल्यांकन की तकनीकों में सुधार किया जाना चाहिए। मूल्यांकन सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी, यानी कुछ कमियां भी थी इस कमीशन में। द पोजीशन ऑफ द हेड ऑफ द स्कूल वॉज लेफ्ट एंड अनडिसाइडेड बाय द कमीशन। यानी स्कूल के प्रमुख का पद जो था वो आयोग द्वारा छोड़ दिया गया था, या फिर कह लीजिए उस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो ये सेक्टर अनिर्णित रह गया। Many of the recommendations was similar to the previous commissions, hence most of the problems of education remains unsolved. कई ऐसी सिफारिशें थी जो इससे पिछले के आयोगों में भी देखी गई थी, मतलब सेम थी दोनों में। अतः शिक्षा की कई ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि अभी भी सॉल्व नहीं हुई थी, मतलब कई ऐसी समस्याएं थी जो अभी भी वैसी की वैसी ही थी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट, भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66। अच्छा, एक चीज़ आप लोग प्लीज़ ये मत सोचिए कि मैं वीडियो इसलिए नहीं डाल रही थी क्योंकि मेरा 1K नहीं हुआ तो मैं वीडियो नहीं डालूंगी। ऐसा कुछ नहीं है। आप में से एक बच्चा भी पढ़ेगा तो मैं उसको भी पढ़ाऊंगी, कोई भी नहीं पढ़ेगा तो भी मैं पढ़ाऊंगी। तो वीडियोस तो मैं बनाती रहूंगी, चाहे आप लोग पढ़े या ना पढ़े, चाहे सब्सक्राइब करें या ना करें, क्योंकि आई नो आप में से कईयों के लिए बहुत हेल्पफुल है। मेरी नानी की तबीयत खराब होने की वजह से मुझे काफ़ी टाइम लग गया, नहीं तो मैं वीडियो टाइमली ही डाल देती। ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। In 1964, the Government of India appointed the Indian Education Commission under the chairmanship of Dr. K.S. Kothari. Hence, it was also known as Kothari Commission Report. पहला था राधाकृष्णन, दूसरा था मुदालियर और तीसरा है कोठारी कमीशन। They submitted its report in 1966. तो 1964 में भारत सरकार ने डॉक्टर के.एस. कोठारी की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। इसके अध्यक्ष डॉक्टर के.एस. कोठारी थे, इसी वजह से इसे कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट या अपनी सिफारिशें 1966 में प्रस्तुत की। द कमीशंस मेन ड्यूटी वॉज टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन द नेशनल पैटर्न ऑफ एजुकेशन एंड ऑन जनरल प्रिंसिपल एंड पॉलिसीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एट ऑल स्टेजेस एंड इन ऑल एस्पेक्ट्स। इस आयोग का मुख्य कर्तव्य था सरकार को शिक्षा के राष्ट्रीय पैटर्न और सभी चरणों व पहलुओं में शिक्षा के विकास के लिए सामान्य सिद्धांत और नीतियों की सलाह देना। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। द ओपनिंग सेंटेंस ऑफ द कमीशन, द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज नाउ बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम्स, डिनोट्स द वैल्यू ऑफ एजुकेशन दैट डिटरमाइंस द लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, वेलफेयर एंड सिक्योरिटी ऑफ पीपल एंड फ्यूचर ऑफ द कंट्री। आयोग का प्रारंभिक वाक्य भारत का भाग्य अब उसकी कक्षाओं में आकार ले रहा है, शिक्षा के मूल्य को दर्शाता है जो लोगों की समृद्धि, कल्याण और सुरक्षा और देश के भविष्य का स्तर निर्धारित करता है। द रिकमेंडेशंस ऑफ द इंडियन एजुकेशन कमीशन, भारतीय शिक्षा आयोग की सिफारिशें। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस शुड बी गिवन टू द प्यूपिल्स। ऑल स्कूल शुड हैव ट्रेन्ड गाइडेंस ऑफिसर्स एंड करियर मास्टर्स, यानी मार्गदर्शन एवं परामर्श। विद्यार्थियों को शैक्षिक एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए, ये इनकी सबसे पहली सलाह थी। सभी स्कूलों में प्रशिक्षित मार्गदर्शक अधिकारी होने चाहिए, या कह लीजिए करियर मास्टर होने चाहिए, जो कि बच्चों को समय समय पर मार्गदर्शन देते रहें। कॉमन स्कूल सिस्टम, सामान्य विद्यालय प्रणाली इनके अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए।
It is the responsibility of educational system to bring different social classes and groups together and to promote an integrated society and national integration. विभिन्न सामाजिक वर्गों और समूहों को एक साथ लाना और एक एकीकृत समाज और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना शैक्षिक प्रणाली की जिम्मेदारी है। तो हमारे देश की शैक्षिक प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया जाता हो। The school will be open to all children irrespective of caste, creed, community, religion, economic status or social status. It will maintain adequate standard in all schools. यानी स्कूल जाति, पंथ, समुदाय, धर्म, आर्थिक स्थिति या सामाजिक स्थिति के बावजूद सभी बच्चों के लिए खुला रहना चाहिए। यह सभी स्कूलों में पर्याप्त मानक बनाए रखेगा। मतलब किसी भी बच्चे के लिए किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे स्कूल बंद नहीं होना चाहिए। स्कूल सबके लिए खुला होना चाहिए। स्कूल्स बिलोंग्स टू एवरी चाइल्ड, नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड और कम्युनिटी। द नियरेस्ट प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल्स विद इन वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम द चाइल्ड्स रेसिडेंस। स्कूल हर बच्चे का है। जाति, धर्म या समुदाय के आधार पर कोई भी भेदभाव बच्चों में नहीं होना चाहिए। बच्चे के निवास से पैदल दूरी पर निकटतम प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय होने चाहिए। मतलब स्कूल बच्चों के हर लोकेलिटी में अवेलेबल होने चाहिए। एग्जामिनेशन सिस्टम की बात करें तो मोर क्रेडिट शुड बी गिवन टू इंटरनल टेस्ट एंड कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स, यानी आंतरिक परीक्षणों को और संचयी रिकॉर्ड को अधिक श्रेय देना चाहिए। नंबर ऑफ एग्जामिनेशंस शुड बी रिड्यूस्ड, परीक्षाओं की संख्या कम होनी चाहिए। सब्जेक्टिविटी मस्ट बी मिनिमाइज्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा शुरू करके व्यक्तिपरकता को कम किया जाना चाहिए। मतलब लंबे लंबे आंसर्स वाले एग्जाम्स की जगह ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम होने चाहिए। फाइनल इवैल्यूएशन शुड बी बेस्ड ऑन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल असेसमेंट, और अंतिम मूल्यांकन जो है वो आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन दोनों पर आधारित होना चाहिए। यानी मान लीजिए बच्चे के यूनिट टेस्ट भी हो और फिर ईयर खत्म होने के बाद लास्ट में भी टेस्ट हो, और जो ओवरऑल मार्क्स बच्चे को दिए जाएंगे ये दोनों के बेसिस पे दिए जाएंगे। इसके अलावा भी कुछ अन्य इनकी सिफारिशें थी, जैसे कि एजुकेशन फॉर कैरेक्टर ट्रेनिंग, यानी चरित्र प्रशिक्षण के लिए शिक्षा, एक्सपेंशन ऑफ लाइब्रेरीज एंड लेबोरेटरीज, पुस्तकालयों या प्रयोगशालाओं का विस्तार, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल सहायता से परिचय कराना, यानी पढ़ाते समय टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करना। लिमिटेशंस क्या है इसकी? वुमेन एजुकेशन वॉज नॉट गिवन इम्पोर्टेंस, इस वाले में अगर आप देखें तो स्त्री शिक्षा को कोई महत्व नहीं दिया गया। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला वॉज बर्डन ऑन द स्टूडेंट्स, जो त्रिभाषा फॉर्मूला था वो छात्रों पर एक तरह से बोझ की तरह था। सो दैट इज इट, यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। और आप बेफिक्र होके पढ़िए, मैं अपना 100% कोशिश करती हूँ ना कि वीडियो टाइम पे लाऊं, पर पता नहीं कैसे मुझे डेली कुछ ना कुछ काम पड़ ही जा रहा है। बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। मतलब हनुमान जी से पूछ लीजिए, एकदम सच बता रही हूँ, मैं दिन रात लगी रहती हूँ वीडियो बनाने में। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरा 1K कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। वीडियोस मैं आपके लिए एकदम टाइमली लाऊंगी, ठीक है? क्योंकि आगे आपका अभी 2nd सेमेस्टर है, 3rd सेमेस्टर है, 4th सेमेस्टर है। सारे सेमेस्टर्स के लिए सारे वीडियो मैं पहले से बना के रख दूंगी, क्योंकि अब तो आप लोग फैमिली है ना मेरी, तो फैमिली के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। अब इसके अलावा आपके 2 टॉपिक्स बचे हैं, ठीक है? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन के ऊपर। ये दोनों टॉपिक्स आपको ईजिली गूगल पे या यूट्यूब पे मिल जाएंगे कहीं भी। मतलब दोनों टॉपिक्स पे कंटेंट अवेलेबल है, तो आप लोग उससे देख लीजिए, ठीक है? और रह गई बात बचे कुछ टॉपिक्स की, जैसे कि एजुकेशन टू लिव टुगेदर, एजुकेशन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन या एजुकेशन फॉर लाइफ, और ये सब चीज़ें जो भी टॉपिक्स अब बचे हुए हैं, इसमें आपको बस अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है कि एक पढ़ा लिखा इंसान एक अशिक्षित इंसान से किस तरह से अलग होता है। मतलब अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप अपने देश के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, और वहीं क्या ऐसी चीज़ें हैं जो एक अनपढ़ इंसान नहीं कर पाता है। शिक्षा आपको विनम्र बनाती है, समझदार बनाती है, अपने देश के लिए कुछ करने का मतलब अवसर देती है। इसी तरह से करके अपने कॉमन सेंस यूज़ करके आप आंसर्स लिख सकते हैं। ये सब हार्ड टॉपिक नहीं है। अब आप बीएड में आ गए तो इतना तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है? तो अब आपका एक और पेपर बचा है 105, मैं उसके वीडियोस अब तैयार करी हूँ ताकि मैं एटलीस्ट उसके तो सारे यूनिट अपलोड कर दूँ। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।